तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स में जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें आज हम लोग प्लेन पढ़ने वाले हैं। इसका जो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग प्लेन पढ़ने वाले हैं। प्लेन में जो भी टॉपिक है, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके एग्जाम के लिए, वो सारा आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। इसलिए एकदम लास्ट तक बने रहिए, है ना। एकदम बढ़िया से कवर करेंगे। उसके बाद जो है फिर दोनों को मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो वो सारा हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग को थ्योरी जानना जो है बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन क्या होता है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखो, प्लेन जो है, प्लेन का डिफिनेशन है कि ए प्लेन इज ए सरफेस। प्लेन, कोई भी प्लेन जो है वो क्या होता है, एक सरफेस होता है। सच दैट, वो सरफेस इस प्रकार से रहेगा कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, कि उस पर जो है, उस प्लेन पर, उस सरफेस पर किसी भी दो पॉइंट को लेकर के हम लोग अगर ज्वाइन करें और उसकी वजह से जो लाइन बनेगा, वो लाइन जो है इट लाइज होली ऑन इट, कि वो लाइन जो है वो पूरा का पूरा क्या है, उसी सरफेस पर लाई करेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, प्लेन। जैसे मान लो ठीक है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर अगर हम लोग दो पॉइंट ले ले, एक पॉइंट है मान लो P और एक पॉइंट है आपका Q। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो जिस तरीके से P पॉइंट जो है सरफेस पे लाई कर रहा था, उसी तरीके से Q पॉइंट भी क्या होगा, सरफेस पे लाई करेगा। तो ये जो लाइन बनेगा PQ, ये भी क्या होगा, सरफेस पर ही लाई करेगा। तो जब ये सरफेस पे लाई करेगा तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है या ये जो फिगर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक प्लेन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात समझ रहे हो। तो प्लेन का जो है डिफिनेशन आपको याद रखना है कि एक ऐसा सरफेस जिस पर कोई भी दो पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं और जो लाइन बनता है, तो उस लाइन को हम लोग बोल देते हैं कि वो लाइन जो है वो पूरा का पूरा उस सरफेस पर रहेगा। तब ये जो फिगर है ये क्या, या वो जो सरफेस है वो क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। एक और टर्म आता है, एक और टर्म जो है आपको देखने को मिलेगा, वो है नॉर्मल। तो इसको भी जान लेते हैं। एक और टर्म जो है आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, नॉर्मल। तो आपको सीधा समझना है कि कोई भी जो प्लेन है, ठीक है, ये मान लो क्या है, एक प्लेन है। तो इस पर जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर जो ये परपेंडिकुलर डालते हैं, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन है। नॉर्मल टू द प्लेन, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर इसको तुम लोग देख पा रहे हो तो मान के चलो कि ये क्या है, एक सरफेस है। तो इस पर किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो दोनों जो है चूंकि इसी सरफेस पे रहेगा, तो इसको हम लोग एक प्लेन बोल रहे हैं। तो इस प्लेन पर इस तरीके से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जो कोई लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन कहलाएगा नॉर्मल। किस प्लेन के लिए, इस प्लेन के लिए ये नॉर्मल कहलाएगा। अब बताओ कि इस प्लेन पर एक दो नहीं, बहुत सारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल खींच सकते हैं। बहुत सारा नॉर्मल इस तरीके से खींचा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखो, सभी नॉर्मल जो है आपस में एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे ये एक नॉर्मल है, इसके बगल में एक दूसरा नॉर्मल अगर इस तरीके से खींचोगे, एक तीसरा नॉर्मल खींचोगे, तो ये सब एक दूसरे से जो है क्या होगा, या एक दूसरे के साथ ये क्या है, पैरेलल में रहेगा। तो ध्यान ये रखना है कि कितना भी तुम नॉर्मल खींचो, ये इसके साथ तो 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन आपस में जो है सब एक दूसरे के साथ क्या रहता है, पैरेलल रहता है। बस इतनी बात जो है आपको ध्यान रखना है। या ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कोई भी प्लेन है, उस पर जो हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, 90 डिग्री एंगल जो बनाएगा जो लाइन प्लेन के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगली बात हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन की। तो अगला जो है हेडिंग हम लोग लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अगला हेडिंग जो हम लोग को लगाना है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म।
अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जब इक्वेशन हम लोग को लिखना हो किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं। ये एक प्लेन है और इस पर मान के चलो कि हम लोग एक नॉर्मल डाल रहे हैं पी पॉइंट से, इस तरीके से, या पॉइंट चेंज कर देते हैं इसलिए कि इसको भी हम लोग को यूज करना है अभी। मान लो कि ये ए पॉइंट है, तो जब ये इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि इस लाइन का जो यूनिट वेक्टर है, या इस परपेंडिकुलर या इस नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है, वो मान लो कितना है, एन कैप के बराबर। वो कितना है, एन कैप के बराबर। और इसी जो है प्लेन पर एक और जो है क्या है, एक और हम लोग मान लेते हैं एक जनरल पॉइंट है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है हम लोग लेके चलेंगे आर वेक्टर। एक जनरल पॉइंट है, मान लो यहाँ पर एक जनरल पॉइंट है पी या क्यू मान लेते हैं, पी का हम लोग को यूज करना है। तो इसका जो है हम लोग मान के चलेंगे कि जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर के बराबर। तो अगर नॉर्मल फॉर्म में हमको इक्वेशन लिखना हो तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं आर वेक्टर डॉट एन कैप और इक्वल टू, इसका कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, ध्यान रखना है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, ध्यान रखना है, ये कितना के बराबर होता है, पी के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब भी इक्वेशन लिखने की बात आएगी तो इक्वेशन में इसका वैल्यू तुमको पुट करने की जरूरत नहीं है ना। ये एक जनरल टर्म है, तो इक्वेशन में ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा। जैसे किसी चीज का हम लोग इक्वेशन, किसी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, तो लाइन का इक्वेशन लिखने में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 3x + 4y = 9। ये एक लाइन का इक्वेशन है। तो चूंकि ये x और y जो दिख रहा है ये जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये हमेशा तुमको इक्वेशन में दिखेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर तो जो है डायरेक्ट आंसर वो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हो। जैसे स्पेस वाले में देखे होगे, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में, कि किसी लाइन का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख रहे थे कि x - x1 बट्टा में a इक्वल टू y - y1 बाई b इक्वल टू z - z1 और बट्टे में c। तो इसमें बोल रहे थे कि देखो ये पॉइंट जो है, यानी कि x1 y1 z1 क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए बी सी भी जो है हम लोग क्वेश्चन से लिख सकते हैं, बट ये हमेशा इक्वेशन में प्रेजेंट रहेगा, तभी ये इक्वेशन कहलाएगा। एक्स वाई हटा दोगे वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो ध्यान रखना है, यहां जो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन लिखेंगे तो वो बनेगा आर वेक्टर डॉट एन कैप है। एन कैप का मतलब ये एन जो है ये एक यूनिट वेक्टर है। एन कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है, तो जो नॉर्मल डाले हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल का क्या है, यूनिट वेक्टर है। बात समझ पा रहे हो। अब क्या होगा कि अगर तुमको क्वेश्चन देता है इसी टाइप से वेक्टर फॉर्म में, इसी टाइप से इक्वेशन जो है तुमको दे देगा, तो फिर वहां तुमको पहचानना पड़ेगा कि एन कैप कौन सा है, पी कौन सा है। जैसे एक और फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एन कैप हटा देते हैं और लिखते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। कैप को हटा करके हम लोग वेक्टर का यूज करते हैं, तो अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो जब यहां से यूनिट वेक्टर को हटाओगे तो अब ये पी नहीं रहेगा, ये कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना के बराबर है, क्यू के बराबर है। तो ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होता है वो ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए कि क्वेश्चन में जब भी तुमको इक्वेशन मिलेगा, है ना, क्वेश्चन में जब भी तुमको इक्वेशन मिल जाएगा, क्वेश्चन में अगर जब भी मान के चलो इक्वेशन दे रहा है, कभी भी अगर क्वेश्चन में तुमको इक्वेशन दिया, जैसे मान के चलो इक्वेशन दिया हमको कि आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप और इक्वल टू दे दिया मान के चलो 9। अब जब भी ऐसा इक्वेशन दिखेगा तो इतना तो हमको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे कि नॉर्मल फॉर्म में हम लोग जान रहे हैं कि या तो आर एन कैप आएगा या फिर एन वेक्टर आएगा। अब बात आ जाती है कि देखो इसको हम लोग क्या माने, एन कैप माने या एन वेक्टर माने। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में तुमको इस तरीके से इक्वेशन दिया रहता है तो इसको हमेशा तुम एन वेक्टर मान के चलोगे कि एन वेक्टर जो है वो कितना के बराबर है,
2i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 4k कैप। और अब अगर हमको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसी यूनिट वेक्टर को यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और जब यूनिट वेक्टर निकालोगे तो जिस हिसाब से ये चेंज करेगा उसी हिसाब से ये 9 भी चेंज कर जाएगा। तो ये 9 जो पहले, अभी तो ये q कहलाएगा, अभी ये किसका मान है, q का मान है कि q इक्वल टू 9 है। बट जब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज करके यूनिट वेक्टर लाएंगे और उसी के हिसाब से ये बदल जाएगा। तो अब ये किसका मान कहलाने लगेगा, p का, किसका माना जाएगा, p का। ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नॉर्मल फॉर्म में अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं प्लेन का, तब ये बनता है r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू p। ठीक है, p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसी को हम लोग जो है चेंज करते हैं, यानी कि n कैप को जब हम लोग हटाते हैं तो n कैप को हटा करके जब वेक्टर लगाते हैं तो राइट साइड पे वो जो p वाला वैल्यू है वो भी चेंज कर जाता है। तो चेंज करके कुछ जो है आएगा, तो उसी को हम लोग मान लिए कि ये क्या है, q। मेन बात क्या है कि अगर कभी भी तुमको क्वेश्चन में इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाओगे कि ये जो r वेक्टर के बगल में दिया हुआ है ये n वेक्टर है, ना कि n कैप है। क्या मान के चलना है, n वेक्टर है, ना कि n कैप। अब जब ये n वेक्टर मानोगे तो ये वाला जो है, देखो n वेक्टर के साथ q आता है तो ये q है। अब अगर बोल दिया कि नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखिए, तब नॉर्मल फॉर्म के लिए तो यहाँ पर n कैप होनी चाहिए। तो पता है कि यूनिट वेक्टर, वेक्टर में यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर n कैप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n वेक्टर लिखे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो जब ये इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो जो है ये चेंज होगा, उसी हिसाब से इसके मैग्नीट्यूड को 9 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। जब 9 को डिवाइड करोगे तो जो अभी तक q कहला रहा था वो अब क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा, कैसे चेंज करेंगे, तो ये सारी बात जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अगला है कि मान लो कि ये जो नॉर्मल दिया हुआ था, जो n कैप दिया हुआ था, जो नॉर्मल दिया हुआ था, n कैप दिया हुआ था, उसका जो है लेट l, m, n आर द डायरेक्शन कोसाइन। पता है कि सबको डायरेक्शन कोसाइन से लिखते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, इतना बड़ा क्यों लिखे भाई, शॉर्ट में लिख देते। चलो अब तो लिख दिया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। अगर एल, एम और एन जो है ये नॉर्मल का क्या है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तब अगर हमको बोलता है कि इक्वेशन बताइए प्लेन का क्या होगा, तो ध्यान रखना है एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड और इक्वल टू, ध्यान रखना है कितना होता है, डी के बराबर। ठीक है, एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड और इक्वल टू कितना के होता है, डी के बराबर। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करोगे। ठीक है, आगे बात करें। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी के बराबर। यहां डी नहीं लिखो, यहां क्या लिखना है, यहां पी लिखो। पी था ना राइट साइड पे, पी। अब इसी को जो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस एन जेड और पी को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, माइनस पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। और इसी माइनस पी को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी के बराबर। तो ये बन जाता है एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस एन जेड और प्लस में डी इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये याद रखोगे, इससे अपना काम हो जाएगा। वैसे ये बहुत कम देखने को मिलेगा जिसमें डायरेक्शन को साइन जो है दिया हुआ रहे और तब इक्वेशन लिखने को मिले। बात समझ रहे हो।
अब अगला देख लेते हैं कि अगर मान के चलो किसी प्लेन का इक्वेशन पूछता है और बोल दिया कि वो प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करता है, तब उसका इक्वेशन क्या होगा। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। यही सब में कंफ्यूज करोगे, अभी देखोगे कि दो इक्वेशन तुमको मैच करना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी कैसे हो रहा था कि एन वेक्टर और एन कैप में किसको जब मतलब इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या माने, तो बता दिए कि हमेशा एन वेक्टर मानना है। तो उसी तरीके से अभी एक और देखोगे वो मैच करना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनोगे, देखो बात, जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है और ये प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट है P1। अब इसका कोऑर्डिनेट कुछ दिया होगा x1, y1 और z1। अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, फिर इसका कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। और एक जनरल पॉइंट है जो कि है P2। तो जनरल पॉइंट हम लोग हमेशा x, y और z मान के चलते हैं। तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, ओरिजिन से मिला देते हैं। तो जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, r वेक्टर से, और जो गिवन पॉइंट रहता है उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, r1 वेक्टर से। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जो जनरल पॉइंट रहता है उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर से, और जो गिवन रहता है गिवन पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर से। अब इसी पर जो है कोई एक नॉर्मल होगा, जैसे मान के चलो यहां से एक नॉर्मल जो है डाला हुआ होगा जो कि कितना है n कैप के बराबर। बात समझ पा रहे हो। तो अब अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना है, अगर एक पॉइंट से पास करेगा तब, तो ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, किस प्लेन का इक्वेशन, जब एक पॉइंट से पास करेगा तो ये बनेगा r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर, सॉरी डॉट n कैप, और इक्वल टू कितना, 0 के बराबर। r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, और पूरा का डॉट करना है किसके साथ, n कैप के साथ, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ध्यान रखना है ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है आपका, वेक्टर फॉर्म। अब अगर आगे से मान के चलो क्वेश्चन में लिखता है कि किसी प्लेन का जो है आप वेक्टर इक्वेशन बताइए जब वो प्लेन किसी एक गिवन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, तो पॉइंट दिया ही रहेगा, है ना। नॉर्मल जो है, नॉर्मल का हो सकता है डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो दे दे तो उससे हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। आगे देख लेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा, इतनी बात ध्यान रखना। ये कैसा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अगर मान के चलो कि इसी में हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में अगर पूछ देता, वेक्टर फॉर्म को हटा करके अगर मान के चलो हमको बोल देता कि कार्टेशियन फॉर्म में बताइए, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए देखोगे ये कितना बनेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको इक्वेशन याद रखना है, ये बनेगा a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस में y1 प्लस c इंटू में z माइनस में z1, और इक्वल टू ये कितना के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू में z और माइनस में z1। ये ध्यान रखना है कि अगर आप देखो इसमें क्या होगा, सो ये तो जनरल पॉइंट है, तो ये तो हमेशा इक्वेशन में प्रेजेंट ही रहेगा, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x1, y1 और z1 ये कहां से आएगा, तो जो गिवन पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1, y1 और z1, तो जो गिवन पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे मान के चलो पॉइंट दे दिया 2, 3, 4, तो बोल देंगे कि जो x1 2 के बराबर, y1 3 के बराबर और z1 4 के बराबर। तो x1, y1, z1 तो यहां से आ जाएगा। अब ए बी सी क्या है, तो ए बी सी के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्मल था, ये जो नॉर्मल था तुम्हारा एन कैप, तो इसका ये डायरेक्शन रेशियो है। किसका डायरेक्शन रेशियो है, एबीसी के बारे में ध्यान रखना है, यही लिख देते हैं
एबीसी के बारे में ध्यान रखना है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन कैप। ये किसका डायरेक्शन रेशियो है? एन कैप का डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर मान के चलो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एन कैप कितना है या डायरेक्शन रेशियो ही डायरेक्ट दे दे, तो वहां से ए बी और सी का वैल्यू उठा लेंगे, पॉइंट दिया रहेगा तो वहां से x1 y1 z1 का वैल्यू उठा लेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? कंफ्यूज कहां करोगे वो देखो, कंफ्यूज कहां करोगे वो देखो। अब जैसे मान के चलो कि अगर हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करें, अगर हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अगर हम लोग प्लेन के जनरल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना है, प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर 0। ये प्लेन का कैसा इक्वेशन होता है? जनरल इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन ये कहलाएगा। अब कंफ्यूज कहां करोगे कि इस तरीके का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड और प्लस डी इक्वल टू 0। अब यही कंफ्यूज हो जाओगे कि मामला तो गड़बड़ा गया। अब इसके बारे में हम लोग देखे थे कि ये डायरेक्शन कोसाइन है किसका? नॉर्मल का। और यहाँ ए बी सी जो है ये इसका नॉर्मल का क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर मान के चलो कि क्वेश्चन हमको दिया कि 2x प्लस 3y प्लस में 4z और प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एक प्लेन का इक्वेशन है। अब बताओ, ऐसा अगर तुमको प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाए तो तुम इसको क्या मानोगे? क्या इसको a मानेंगे कि l मानेंगे? इसको b मानेंगे या m मानेंगे, या इसको n मानेंगे कि या c मानेंगे या फिर n मानेंगे? यहां मेन कंफ्यूज करोगे। जहां कंफ्यूजन होगा ना, मेन सबसे ज्यादा वही ध्यान देना है। बाकी सब में दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल फॉर्म तुमको क्लियर दिखेगा। मेन यहाँ दिख, जैसे एक पॉइंट वाला बोले तो ये एक पॉइंट वाला तुमको क्लियर दिखेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट दिया रहेगा, आराम से जो है इक्वेशन लिख दोगे। दिक्कत तो इस सब में होती है ना कि जब तुमको इस तरीके का इक्वेशन लिख करके दिया और एक ही जैसा तुम दो को पढ़ चुके हो, कैसा इक्वेशन जब लिखते हैं तो x के साथ जो गुना किया हुआ रहता है वो l होता है, y के साथ m होता है और z के साथ n रहता है, और बाकी जो प्लस किया हुआ है वो जो है कांस्टेंट है। अब बताओ कि यहाँ पर x के साथ जो गुना किया हुआ है तो यहाँ भी x के साथ a है, यहाँ x के साथ l है, तो क्या माने इसमें? तो हमेशा ध्यान रखोगे कि कभी भी अगर प्लेन का इक्वेशन तुमको दिया हुआ रहता है इस फॉर्म में, अगर तुमको प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहता है तो हमेशा तुम जो x के साथ गुना किया हुआ रहता है उसको a मानना है, जो y के साथ गुना किया रहता है उसको b मानना है, और जो z के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा उसको c मानना है। और डी का वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट ये नहीं बोल दोगे कि जो है डी का मान जो है कितना के बराबर हो जाएगा? 9 के। ठीक है। अब मान के चलो कि अगर तुमसे जो है क्वेश्चन नहीं, यहाँ तो डी का मान जो है हम लोग 9 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि ये इक्वेशन दिया और हमको बोला कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए तुम डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइन जो है इसका कितना हो जाएगा 2, 3 और 4, इसलिए कि यहां से लग रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो जब भी ऐसा देगा तो इसको ए बी और सी मानोगे, और ए बी सी पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एल बराबर ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर बी ऐसे एम वाई सी निकाल लेंगे, बी बट्टा जो है ये इतना आ जाएगा, फिर एन निकाल लेंगे, तीनों मान निकलेगा। और तीनों मान निकालने के बाद इसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे। जिस हिसाब से इसमें रखोगे, सब में भाग दे रहे हैं किससे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, उसी तरीके से तुमको इसमें 9 में भी डिवाइड करना पड़ेगा, और तब जा करके जो है वैल्यू तुम बताओ कि एल का कितना है, एम का कितना है और एन का कितना है। बात समझ पा रहे हो? तो अब कभी भी अगर तुमको इस टाइप से इक्वेशन लिखा हुआ दिखे तो समझ जाओगे कि ये जनरल इक्वेशन है किसका? प्लेन का। और चूंकि ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है तो ये एक्स वाई के और जेड के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो ए बी और सी का मान है। अगर कभी हमसे इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो हम इस तरीके से निकाल करके बताएंगे।
बात समझ रहे हो? चलो जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो एक और इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग लगाओगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं किसी प्लेन का। अब इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है, तो जैसे मान लो कि अपने को 3 एक्सिस पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई ऐसा प्लेन है जो इन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, कोई ऐसा प्लेन है जो इन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे मान के चलो इस तरीके से है। अब ये प्लेन देखोगे क्लियर, तीनों एक्सिस को कट किया, एक्स को भी कट किया, वाई को भी कट किया और जेड को भी कट किया। अब मान लो कि एक्स को जहां कट किया है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एक्स इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट है? एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरीके से y को भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे काटा है, तो y को जितने डिस्टेंस पे काटा है इसको हम लोग b बोल देते हैं, और ये क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। ये क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। और z एक्सिस को भी देखोगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे कट किया है, तो इसको हम लोग c बोल देते हैं, और ये क्या कहलाता है? z इंटरसेप्ट। ये क्या कहलाएगा? z इंटरसेप्ट। अब बताओ कि x इंटरसेप्ट मालूम है, y इंटरसेप्ट मालूम है, z इंटरसेप्ट भी मालूम है। तो अगर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट पता हो, तब इसका इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तब जो हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं वो ध्यान रखना है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में जब भी इक्वेशन लिखने की बात आएगी तो हम लोग बोलेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 के। कोई दिक्कत यहां तक? अब जैसे मान के चलो कि एग्जांपल के लिए कि अगर एक इक्वेशन तुमको इस तरीके से दे दिया कि 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस डी नहीं, यहां कुछ नंबर ले लेते हैं, प्लस 4 इक्वल टू कितना है? 0 के बराबर। ठीक है। अब बताओ ये कैसा इक्वेशन है? अभी पढ़े हम लोग की जनरल इक्वेशन है, और x के साथ जो गुना किया हुआ a का मान है, y के साथ जो गुना किया वो b का मान है, और z के साथ जो गुना किया वो c का मान है। अब अगर हमको बोलेगा कि आप जो है इसका, यानी कि इस इक्वेशन में हमको बताइए कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट कितना होगा और z इंटरसेप्ट कितना होगा। अब बताओ x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट का अगर पता करना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा? इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में। अरे थोड़ा कहीं कहीं जो है कंफ्यूज करना शुरू कर दोगे, ध्यान रखना है कि पिछला इक्वेशन सब जो पढ़े तो वहां ए बी सी जो है ये क्या कहला रहा था? ये कहलाता था डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, कि प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन यहां ध्यान दिए रहोगे एक ही क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ए बी सी जो है वो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट है। अब बताओ इस इक्वेशन से जब ये तुमको एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को चेंज करके इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे। जब वो इस तरीके का दिखना शुरू हो जाएगा कि राइट साइड पे 1 है, फिर उसके बाद जेड के नीचे कुछ है, वाई के नीचे कुछ है, एक्स के नीचे कुछ है, तो बोल देंगे एक्स के नीचे जो रहेगा वो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई के नीचे जो रहेगा वो वाई इंटरसेप्ट है, और जेड के नीचे जो रहेगा वो जेड इंटरसेप्ट है। बात समझ पा रहे हो? चलो जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
चलो एक और जो है हम लोग इक्वेशन देखते हैं, है ना, ये तो आसान ही है। एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन हम लोग देखने जा रहे हैं जो कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, वो तीनों का तीनों पॉइंट आपको गिवन रहेगा। कुछ इस तरीके से कि जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर जो है 3 पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। अब तीनों पॉइंट गिवन है, जैसे P पॉइंट की हम लोग बात करें तो x1, y1 और z1 है। Q पॉइंट की बात करें तो x2, y2 और z2 है, और R पॉइंट की बात करें तो x3, y3 और z3। ठीक है, अब सबका पोजीशन वेक्टर ये सब हम लोग लिख ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि इसको अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लेकर के बनाने जाओगे ना तो ज्यादा भारी पड़ जाएगा, है ना। इसको अगर अब देखो एग्जाम में कभी नहीं लिखता है कि आप इक्वेशन बताइए, तो हमको जो है अब जैसे ये 3 पॉइंट का जो है तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि आप जो है हमको वेक्टर फॉर्म से जो है सॉल्व करके बताइए या कार्टेशियन से बताइए। वो सीधे बोल देगा कि भाई कोई प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप बताइए उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको हम लोग कार्टेशियन में ध्यान रखें। तो कार्टेशियन में अगर इसका इक्वेशन लिखना हो आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर इस प्लेन का कार्टेशियन में अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो ध्यान रखना है x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1, और इसको रख दो एक डिटर्मिनेंट में और बराबर क्या कर दो 0। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वही किसका इक्वेशन कहलाएगा, प्लेन का इक्वेशन। अब कितना आसान है, 3 पॉइंट दिया रहेगा तो 3 पॉइंट से हम लोग x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 निकाल लेंगे। क्योंकि इक्वेशन लिखना है तो ये x y z प्लेन ही रहेगा, मतलब प्रेजेंट ही रहेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन बनेगा वो इस प्लेन का इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी। बाकी जो है आगे और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, आगे चले। चल, इक्वेशन की कहानी जो है यहाँ खत्म होती है, आगे देखते हैं। अगर कोई इक्वेशन और मिलेगा तो उसको लिखेंगे। बट अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट देता है, अगर कोई एक पॉइंट दे देता है और पूछ देता है कि बताइए उस पॉइंट का डिस्टेंस किसी प्लेन से कितना होगा। जैसे पहले तो हेडिंग लगा लो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। अब देखो जब भी डिस्टेंस पूछेगा ना तो तुमसे नॉर्मल डिस्टेंस ही पूछेगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही पूछने वाला है। बात समझ रहे हो। अब जैसे मान लो किसी एक पॉइंट से बताना है, तो अब जिस पॉइंट से बताना है वो पॉइंट तुमको गिवन रहेगा, जिस पॉइंट से हम लोग को बताना रहेगा वो पॉइंट गिवन रहेगा। जैसे मान लो देखो, मान लो कि ये एक प्लेन है,
तो अब तो प्लेन का इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन जो है वो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और इक्वल टू जो है कितना दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और इक्वल टू मान के चलो दिया हुआ है क्यू। ये इस प्लेन का इक्वेशन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्यू। अब मान के चलो कि इसका डिस्टेंस पूछ रहा है किसी एक पॉइंट से, जैसे मान के चलो कि यहाँ एक पॉइंट है P जो कि दिया हुआ है x1 y1 और z1, और ये तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 दिया हुआ है। अगर वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और वो पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना के बराबर है, r1 वेक्टर के बराबर है। तो इसका हम लोग को जो है डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना होगा। इस डिस्टेंस को अगर हम लोग d मान ले तो यही डिस्टेंस हम लोग को पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना के बराबर होगा। अब इसको निकालने के लिए देखो तुमको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। एक तो जो प्लेन दिया है उसका इक्वेशन तुमको मालूम होनी चाहिए। अब उस इक्वेशन का क्या यूज करना है वो भी आगे बात करते हैं। और जो P पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया है जिससे हम लोग को डिस्टेंस निकालना है वो तुमको मालूम होनी चाहिए। वो चाहे वो पोजीशन मतलब वेक्टर के फॉर्म में दे दे या पॉइंट के फॉर्म में दे दे, जैसे भी दे दे हम लोग मान निकाल लेंगे। तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर तुमको डिस्टेंस निकालना हो, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म के लिए ये जो डिस्टेंस d है, ये जो डिस्टेंस d है, इसका मान अगर तुमको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, r1 वेक्टर, r1 वेक्टर क्या है, इस जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और इसका डॉट करना है किसके साथ, n वेक्टर के साथ, और माइनस में क्या लिखना है q, और बट्टा में ये जो n वेक्टर था इसका तुमको लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। बहुत आसान है ये चीज, जो है ये बहुत आसान है कि अगर हम लोग को किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो प्लेन का तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डॉट कर देंगे एन वेक्टर के साथ। ये एन वेक्टर कहां से आएगा, तो जो प्लेन का इक्वेशन दिया है उससे एन वेक्टर मिल जाएगा, माइनस में क्यू, क्यू कहां से आएगा, जो प्लेन के इक्वेशन में क्यू दिया हुआ है। अब इसका ध्यान रखोगे कि देखो राइट साइड पे है तब यहाँ पे माइनस क्यू का यूज किया, बात समझ रहे हो, तो तुम इक्वेशन में हमेशा इसको राइट साइड पे रखोगे और तब माइनस लगा करके क्यू का मान रखोगे, और बट्टा में देना पड़ेगा जो ये एन वेक्टर है इसका तुमको लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। एक चीज और आता है कि अगर मान के चलो कि ये P पॉइंट ओरिजिन बन जाए, अगर ये P पॉइंट ओरिजिन बन जाए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बताना है वो ओरिजिन से बताना है, यानी कि अगर डिस्टेंस हमको कहां से बताना हो, ओरिजिन से, यहां लिख देते हैं कि इफ गिवन पॉइंट इज ओरिजिन। अब बताओ कि गिवन पॉइंट अगर ओरिजिन बन गया तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों क्या बन जाएगा, जीरो। अगर इसको तुम ओरिजिन बना दोगे तो एक्स वाई जेड तीनों का मान खत्म, और जब ये एक्स वाई जेड तीनों का मान खत्म हो गया तो बताओ पोजीशन वेक्टर बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो आर वेक्टर भी खत्म हो गया। तो यहाँ जो है डायरेक्ट जब ये आर वेक्टर को तुम जीरो बना दोगे तो ये वाला पोर्शन जो है जीरो बन जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, इसका जो आर लिखना है वो तुम लोग को मॉड में लिखना है। मॉड में इसलिए कि जो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हमेशा जो है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ जो हम लोग डी का फॉर्मूला लिखेंगे वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, मॉड क्यू, प्लस में रहे या माइनस में रहे बाद में उसको प्लस ही बनना है, और बट्टे में हो जाएगा एन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। ऊपर ध्यान रखो मॉड लगा है और नीचे जो है ये मैग्नीट्यूड बताना है। तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये लगा दोगे, अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि डिस्टेंस हमको बताना है, बस डिस्टेंस कहां से बताना है, ओरिजिन से बताना है, तो ओरिजिन के लिए तुमको इतना डॉट उट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्यू जो है यहाँ दिया हुआ है उसका वैल्यू रखो, भाग दे दो किससे, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, फाइनल आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आगे देख लेते हैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तब क्या करना है, इसी में देख लेते हैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तब क्या करना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में रहे तो ये काम करना है, कार्टेशियन के लिए देख लेते हैं, कार्टेशियन के लिए क्या करना है भाई, कार्टेशियन के लिए क्या करना है वो देखो।
चलो कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना है। देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म में तुमसे पूछेगा तो इक्वेशन भी किस में मिलेगा, कार्टेशियन में ही मिलेगा। तो कार्टेशियन में अगर हमको जैसे मान के चलो कि एक प्लेन दिया है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन इस तरीके से, देखो किस तरीके से फिगर बनेगा वो बता दिए। हम यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं कि कार्टेशियन में जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0, ये बनता है। और जो गिवन पॉइंट होगा, तो गिवन पॉइंट क्या दिया रहेगा, जो गिवन पॉइंट होगा वो इस तरीके से x1 y1 और z1, इतना ही तो दिया रहेगा, x1 y1 और z1। कार्टेशियन जो है इस तरीके से प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा और उसके बाद जो गिवन पॉइंट है वो ये रहेगा। तब अगर मान के चलो हमको डिस्टेंस निकालना है तो d बराबर ध्यान रखना है ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस cz1 और प्लस में d, इसका आ जाएगा मॉड और बट्टे में आ जाएगा रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में c का स्क्वायर। ये इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत आसान है। जब मान निकाल करके आगे दिखाएंगे तो फिर लगेगा कि जाए तो बहुत आसान है। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखो, देखो इक्वेशन क्या दिया था तुमको, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन में x y और z है, लेकिन जब हम लोग इससे डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो x y z दोनों तीनों को रिप्लेस कर देंगे। तीनों को रिप्लेस करके क्या करना है, x के जगह पर x1 ये वाला पॉइंट यहां पुट कर दोगे। अब प्लस में d जो यहां था वही d रह जाएगा और बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो x1 y1 z1 तो गिवन पॉइंट से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि ये ABC कहां से आएगा, तो ABC के लिए ध्यान रखो, यहां जो था ना n वेक्टर, जो वेक्टर फॉर्म में जो दिया था n वेक्टर, तो ये n वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ये n वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो जो इक्वेशन में जो n वेक्टर दिया रहेगा वही का क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो। या ऐसे जो है समझ सकते हो कि मान के चलो अगर इक्वेशन हमको देगा तो ये वाला जो जनरल इक्वेशन मिलेगा, तो जनरल इक्वेशन नंबरिंग में इस तरीके से दे दे कि 2x प्लस 4y प्लस 6z और प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब तो आसान ही हो गया कि x के साथ जो है वो a का मान है, y के साथ जो है वो b का मान है और z के साथ जो है वो c का मान है। यहाँ मान रखेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब मान के चलो ये तो किसी एक पॉइंट से हो गया जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस केस में भी अगर मान के चलो एक ओरिजिन है, इस केस में भी मान के चलो क्या है, ओरिजिन है। ए भाई क्या हो रहा है कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ले कार्टेशियन फॉर्म में, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ले, यानी इफ गिवन पॉइंट इज ओरिजिन। अब बताओ जब ये ओरिजिन से डिस्टेंस तुमको पूछेगा तो x का मान भी 0, x1 का मान भी 0, y1 का मान भी 0 और z1 का मान भी 0 आ जाएगा। तीनों मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब बताओ तीनों मान यहां रख दोगे सब 0 बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, d। तो इस केस में अच्छा एक चीज ध्यान रख भाई, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे। इसका कुछ नाम चेंज कर देते हैं। तो इस केस में अगर तुम डिस्टेंस निकालने जाओगे तो डिस्टेंस d इक्वल टू स्मॉल d, इसका मॉड प्लस में रहे या माइनस में रहे, मॉड उसको प्लस बना देगा और रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। ये कुछ वेक्टर जैसा ही दिख रहा है बट कार्टेशियन में है, तो कार्टेशियन वाला जो है सारा चीज आपको यूज करना है। तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो ये लगा लोगे, बोल दिया ओरिजिन से तो ये लगा लोगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, कि अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उसके बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो हेडिंग लगाओगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, टू पैरेलल प्लेन्स,
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, कि अगर दो प्लेन पैरेलल है तब जो है हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग किससे चले, कांटे से। अब जैसे मान के चलो कि एक प्लेन का इक्वेशन जो है तुमको देता है, एक प्लेन का इक्वेशन जो है तुमको दे देता है, मान के चलो ax प्लस बी वाई और प्लस में सी जेड प्लस में d1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो प्लेन है वो है ax प्लस बी वाई। अब इसमें यह भी दिक्कत आता है कि तुम कैसे पहचानोगे कि दो प्लेन पैरेलल है। क्वेश्चन में जो है ये बहुत कम लिखा रहता है कि सीधे बोल देगा कि दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो पहले तो जो है तुमको देखना पड़ेगा कि दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल की एकदम सिंपल पहचान है कि देखो यहां से यहां तक सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो देख रहे हो ना ये सिर्फ चेंज रहेगा। जैसे मान के चलो ऐसे दिया रहे कि 2x प्लस में 3y और प्लस 4z अब प्लस में 9, दूसरा दिया रहे मान के चलो 2x प्लस में 3y प्लस 4z और इक्वल टू दे दिया 10, सॉरी प्लस में 10 बराबर में क्या है 0। तो ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ दोनों में बराबर है, तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल प्लेन। तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का जब भी तुमको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना है, सो देखो जैसे मान के चलो कि ये एक प्लेन है और दूसरा ये एक प्लेन है, दो प्लेन है और इन दोनों के बीच का तुमको डिस्टेंस निकालना है। बताओ इन दोनों के बीच का यही डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को जो हम कुछ मान लेते हैं, मान के चलो कैपिटल डी मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस तुमको बताना है। अब इस डिस्टेंस को निकालने का एकदम सिंपल तरीका है कि तुम क्या करो, इस वाले प्लेन पर, जो पहला वाला प्लेन है, इस पर तुम एक पॉइंट मानो। इस प्लेन पर तुम एक पॉइंट मानो और मान के चलो कि इस प्लेन पर जो है एक पॉइंट है, या यही पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये है P जो कि है x1 y1 और z1, x1 y1 और z1। किसी एक प्लेन पर हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट मान लेना है और लिखना है, जो पॉइंट मिल जाएगा। अब क्या करना है कि देखो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस क्या होता है। अब बताओ ऐसी नहीं लग रहा है, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो या इस प्लेन से जो है इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो, दोनों बात बराबर है। अगर इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालोगे तो सेम आएगा जितना जो है प्लेन से, इसलिए कि ये भी पॉइंट किस पर है, प्लेन पर ही है। तो जब हम लोग किसी एक प्लेन पर पॉइंट मान लेंगे तो उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट था जो अभी पीछे सीखे हो कि किसी एक पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालें, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप क्या करना, देखो इसका इक्वेशन हम लोग फर्स्ट वाला अगर मान लेते हैं तो ये फर्स्ट वाले का इक्वेशन, आप इस पर तुम पॉइंट मान रहे हो तो इसका मतलब अभी इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को किससे निकालना है, सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले से डिस्टेंस जब निकालने जाओगे तो ये जो डी का वैल्यू है ये सेकंड वाले का यूज होगा, फर्स्ट वाले का यूज नहीं होगा। अब पॉइंट के लिए हम लोग x1 y1 और z1 लेंगे, यानी कि यहां अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो d इक्वल टू ये बन जाएगा ax1 प्लस में by1 और प्लस में cz1 प्लस d1 नहीं क्या बनेगा d2 और बट्टा में आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर। इतनी बात तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन आएगा उसमें किस तरीके से जो है तुमको यूज करना है, वो सारी बात जो है हम लोग जब भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो प्लेन है, दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो किसी एक प्लेन पर हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट का यूज हम लोग जो है क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लेन से जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे, जिसके लिए हम लोग पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग अभी पीछे देख लिए थे, और इसको तुमको किस में रखना है, मॉड के अंदर रखना है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो इतनी बात अगर समझ गए जल्दी नोट करो, इसको जल्दी नोट करना है। ठीक है, आगे जो हम लोग एक और इक्वेशन की बात करते हैं, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास करता है तो बताइए उसका इक्वेशन क्या होगा। अगर कोई प्लेन का इक्वेशन बताना है जो किसी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा।
ठीक है, तो किस तरीके से लिखते हैं वो आओ देख लेते हैं, किस तरीके से लिखना है वो आओ देखते हैं। देखो हेडिंग लगाओगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, equation of plane passing through intersection of, passing through intersection of टू प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। दोनों प्लेन का इक्वेशन भी लिख देते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू क्यू वन एंड आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू क्यू टू। ये दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में और बोल रहा है कि बताइए इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब समझो क्या है। जैसे अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये मान लो दो प्लेन है, जैसे देखोगे तो एक हम लोग ये प्लेन मानते हैं, एक ये प्लेन मान लेते हैं, क्लियर दिख रहा है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। अब बताओ दोनों एक दूसरे को यहां पर कट करेगा, दोनों एक दूसरे को यहां कट करेगा, तो ये वाला जो प्लेन देख रहे हो ये वाला प्लेन किससे पास करेगा, इसी के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो इसका इक्वेशन हमको बताना है, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन गिवन है, दोनों जहां एक दूसरे को कट कर रहा है उससे जो प्लेन पास कर रहा है उसका इक्वेशन हमको बताना है कि कितना होगा। और इसके इक्वेशन के लिए जो है आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, तो आर वेक्टर इक्वल टू, सॉरी आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लेमडा एन टू वेक्टर इक्वल टू क्यू वन प्लस लेमडा क्यू टू। लेमडा जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, पहले इसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ता है और फिर हम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो जब हम लोग इसका आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां हम लोग बात कर लेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बस आप लोग को ध्यान रखना है कि आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लेमडा एन टू वेक्टर इक्वल टू क्यू वन प्लस में लेमडा क्यू टू, ये आपको ध्यान रखना है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। अगर मान के चलो कि यही चीज तुमको कार्टेशियन में लिखना हो तो कार्टेशियन के लिए तो इक्वेशन बदल जाएगा, कार्टेशियन के लिए तो दो इक्वेशन देना पड़ेगा। जैसे एक मान के चलो इक्वेशन है ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन, कार्टेशियन में जो है तुम्हारा इक्वेशन बदल जाएगा, ये बनेगा ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी जेड वन प्लस डी या फिर माइनस डी या बराबर में जो है डी आ गया, मान के चलो डी वन है। दूसरा इक्वेशन है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू और प्लस में सी जेड टू और इक्वल टू डी टू है। इस तरीके से दो जो है आपको क्या है कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और जब ये दो कार्टेशियन इक्वेशन दे देगा, ओहो जनरल पॉइंट में चेंज होगा भाई, पॉइंट कौन सा चेंज होगा, जनरल पॉइंट। जो गिवन इक्वेशन होगा वो ऐसे होगा a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और एक इक्वेशन बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। अब इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो बताओ d1 को अगर हम लोग देखो ऐसे ही दिया रहेगा इक्वेशन, तो जब हम लोग को इक्वेशन लिखना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये d1 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा, d2 को लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग, अच्छा यहाँ जो है तुम लोग जीरो लगा दोगे, ये जीरो जो है लग रहा है छूट गया हुआ था कि बराबर में दिया हुआ था, अच्छा बराबर में ही दिया है तब तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सॉरी, यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं। अब इसका इक्वेशन अगर हमको लिखना है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये क्या बन जाएगा a1x b1y प्लस c1z और ये d1 को ले आओगे तो माइनस d1, फिर इसको लेमडा से गुना कर देना है, लेमडा इंटू a2x प्लस में b2y
और प्लस C2Z, अब माइनस में D2 और इक्वल टू क्या लिखना है 0। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। कार्टेशियन में ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा तो वेक्टर इक्वेशन बता दिया, और कार्टेशियन में ये वाला इक्वेशन तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है आएगा, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये भी ध्यान रखना है, जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्या है सो देखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कि अगर दो प्लेन एक दूसरे को कट कर रहा है तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कि अगर दो प्लेन है और उन दोनों के बीच या दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है तो एंगल कितना बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है और एक दूसरा कोई प्लेन ले लो, कट कर रहा ना एक दूसरे को भाई। ठीक है, ये इस तरीके से दो प्लेन है एक दूसरे को कट कर रहा है। किस तरीके से कट करेगा, जैसे मान के चलो देखो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन, तो ये दोनों जब एक दूसरे को कट करेगा तो बताओ यहाँ एंगल बनाएगा कि नहीं। तो यही हम लोग को एंगल निकालना है कि दो प्लेन अगर एक दूसरे को कट करता है तो कितना एंगल बनेगा। अब एक तो होता है कि वेक्टर फॉर्म में निकाले और एक होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन हर साल जो है इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो दो प्लेन के बीच का एंगल या एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। दो प्लेन के बीच का एंगल लिखने का क्या तरीका है। अब देखो दो प्लेन, पहले तो दो प्लेन का इक्वेशन देगा। जिन दो प्लेन के बीच हम लोग को एंगल लिखना है, पहले तो दोनों प्लेन का इक्वेशन देगा। तो एक प्लेन का इक्वेशन जो बनेगा वो आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा q1, एंड दूसरा हम लोग ले लेते हैं आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं। ये दो प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग को इसका इक्वेशन एंगल लिखना रहेगा तो एंगल निकालने के लिए हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। एंगल जब भी निकालना रहेगा दोनों के बीच एंगल मान के चलो थीटा बन रहा है, तो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा लिख करके हम लोग क्या करेंगे, जो n1 वेक्टर है इसका डॉट करना है किसके साथ, n2 के साथ, और इसका ले लेना है मॉड, और बट्टे में आ जाएगा n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। जब भी दो प्लेन के बीच का हम लोग को एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों प्लेन के इक्वेशन में से n1 को और n2 को उठाएंगे और उन दोनों का डॉट करके मॉड लगा देना है। मतलब तुमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है और बट्टे में n1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में n2 का मैग्नीट्यूड। तो n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आप बताओ इसको सॉल्व करोगे ना कुछ मान निकलेगा ना। अब cos थीटा अगर तुम निकाल लिए तो थीटा नहीं निकल जाएगा। अगर हम cos थीटा निकाल चुके हैं तो थीटा कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इसका मॉड और बट्टे में n1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में n2 का मैग्नीट्यूड। बताओ ये बनेगा कि नहीं। तो पहला काम रहेगा कि सॉल्व करके cos थीटा निकाल ले, उसके बाद जो है हम लोग क्या करें, वैल्यू मतलब थीटा का मान निकाले। इतना काम हो गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर थीटा 90 डिग्री बन जाए, अगर थीटा कितना बन जाए 90 डिग्री, अगर थीटा जो है वो क्या बन जाए 90 डिग्री बन जाए, तो 90 डिग्री बनने से देखो क्या होगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या इसी को रेडियन फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं, पाई बाई 2। तो अगर थीटा 90 होगा तो हम लोग को पता है कि कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो कॉस 90 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ये भी 0 के साथ गुना हो करके पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के केस में n1 वेक्टर और डॉट n2 वेक्टर का मान जो होता है वो कितना आता है, 0 के बराबर। इसी में है कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 0 डिग्री। अब बताओ cos 0 कितना होता है, अगर थीटा 0 आ जाएगा तो cos 0 जो है कितना बन जाएगा, cos 0 1 होता है। तो यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान दोगे, देखो n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ये कितना के बराबर आ जाएगा, n1 का मैग्नीट्यूड, और n2 में जो है ये कितना बन जाएगा, n2 का मैग्नीट्यूड। क्या यही आएगा? या दूसरा हम लोग जो है बोल सकते हैं कि जब ये 0 बनेगा तो जीरो एंगल 0 कब होता है, जब दो प्लेन एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल। एंगल 0, दो प्लेन के बीच का एंगल जो है 0 कब होगा, जब दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल। और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैरेलल के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसका जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था, फर्स्ट वाले का जो परपेंडिकुलर वेक्टर था, जो नॉर्मल वेक्टर था, वो n1 वेक्टर था, तो ये n1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा लेमडा, और इनटू में n2 वेक्टर। अब कभी कभी क्या करता है कि बोल देगा कि प्रूफ करके बताइए कि दो प्लेन जो है वो दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान से सुनोगे बात को। कभी कभी ये पूछ देता है कि दो प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री, ये आप प्रूफ करके बताइए। तब प्रूफ करने के लिए तुम एंगल निकालने नहीं जाओगे, तुम क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से n1 और n2 का मान उठाओगे और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि n1 वेक्टर, लेमडा क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे कुछ कॉमन लेकर के इसके बराबर आ जाए, तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस केस में बोल देंगे कि दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जल्दी नोट करो। अप्लाई कैसे करना है वो सारी बात हम लोग आगे करने वाले हैं, अभी फिलहाल जो है तुम लोग इसको अच्छे से नोट कर। ठीक है, अब इसी का जो है हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। इसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। अब देखो, जब ये कार्टेशियन फॉर्म निकालने जाओगे तो तुमको इक्वेशन भी किस में मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में। तो दो प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ले लेते हैं। एक हो जाएगा a1x b1y प्लस c1z और प्लस में d1 इक्वल टू 0, ये एक प्लेन का इक्वेशन हो गया। दूसरे प्लेन का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं a2x प्लस में b2y प्लस c2z और प्लस में d2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन का इक्वेशन हम लोग ले लिए, दोनों का दोनों किस में लिया है, कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में अगर एंगल निकालना हो तो डायरेक्ट लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका मॉड, और बट्टे में आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर, सॉरी a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर, और दूसरा बन जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर और प्लस में c2 का स्क्वायर। ये जो यहां से जो थीटा निकालोगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको एंगल सेम ही आएगा, बट ध्यान रखना है वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो वेक्टर वाला फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाना है। बस इतना ध्यान रखोगे। ज्यादातर जो इक्वेशन मिलता है वो कार्टेशियन फॉर्म में ही मिलता है, तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगा दोगे। इसमें भी तुमको कंडीशन याद रखना है। क्या कंडीशन याद रखना है कि इफ थीटा इक्वल टू अगर बन गया 90 डिग्री, या उसी को हम लोग रेडियन में कितना बोल रहे हैं, पाई बाई 2, तो जब ये थीटा 90 कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्रॉस गुना करोगे ये 0, तो यानी कि ये बन जाएगा a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, और इसका मान कितना के बराबर आ जाएगा, 0। और अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो 0 का मतलब अभी बता दिए कि ये पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल के केस में ध्यान रखना है a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2।
अब एक ही चीज ध्यान रखो, अगर कभी भी हमको पूछता है कि दो प्लेन प्रूफ कीजिए कि दो प्लेन परपेंडिकुलर है या नहीं, तो एंगल निकालने के दिखाने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 गुना करो, 0 आ रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। और अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि A1 बट्टा A2 ये बराबर है B1 बट्टा B2 के और ये बराबर है C1 बट्टा C2 के, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो इसको। कुछ कॉन्सेप्ट और है जिस पे हम लोग बात करते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिंगल प्लेन चल रहा था, अब थोड़ा सा मिक्स होगा जिसमें एक प्लेन आ जाएगा और एक लाइन आ जाएगा, तो इसको जल्दी नोट करो। चलो नोट कर लिए। चलो अगला हेडिंग लगाओगे, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट है, इसका भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। तो एंगल बिटवीन, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा सब्जेक्टिव भी रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एक लाइन दिया है और एक प्लेन दिया है और दोनों के बीच का एंगल, जैसे मान लो कि एक ये प्लेन है, ये एक प्लेन है और इसी से एक लाइन कट कर रहा है, तो बताओ एंगल तो बनाएगा ना। तो इसी दोनों के बीच का एंगल हम लोग को निकालना है। पहले हम लोग देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। अब बताओ कि अगर एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल बताना है तो तुमको इक्वेशन जो देगा वो एक लाइन का इक्वेशन देगा और एक प्लेन का इक्वेशन देगा। अभी चूंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में अगर किसी लाइन का इक्वेशन लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ही देते, नहीं तो बाद में कंफ्यूज करोगे। तो ये होता है आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर। लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो ये क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर, जिसमें R1 वेक्टर वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास करेगा और m वेक्टर वो लाइन है या m वेक्टर जो उस वेक्टर को बोलेंगे जिसके पैरेलल जो है ये वाला जिसका इक्वेशन हम लोग लिखे हैं ये उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये सारा जो हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा देगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी देखे हैं कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू कितना आ रहा था, q, यही बना। अब इन दोनों के बीच का हम लोग एंगल निकालना है, तो इसके बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग कॉस थीटा नहीं क्या लिखते हैं, साइन थीटा। क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा, ध्यान रखना है। और साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला याद रखोगे, देखो यहां से उठा लो एम वेक्टर, M1 नहीं क्या है, एम वेक्टर, जो लाइन का इक्वेशन है वहां से उठा लो एम वेक्टर, भाई क्या हो रहा है, जो लाइन का इक्वेशन है वहां से उठा लो एम वेक्टर और इसका डॉट करना है किसके साथ, तो जो प्लेन में एन वेक्टर दिख रहा है और इसका ले लेना है मॉड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और बट्टे में m का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड। अब बताओ एंगल निकालना होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे, और जब साइन थीटा का मान इधर जो है गुना भाग करके छोटा एकदम आ जाएगा तो वहां से हम लोग थीटा लिख देंगे, थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स समथिंग, यही तो चलेगा ना। तो वेक्टर फॉर्म में जो है तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना है m वेक्टर डॉट n वेक्टर और इक्वल टू, इसका मॉड ले लेंगे और बट्टे में m वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें भी कंडीशन देख लेते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा जो है वो कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, π/2। तो जब ये थीटा 90 रखोगे तो थीटा 90 रखने पर ये क्या बन जाएगा, 0 बनेगा।
थीटा जब ये तुम 90 रख दिए तो 90 रखने पर ये सॉरी साइन 90 तो 1 के बराबर होता है, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर ये किसके बराबर आ जाएगा, m वेक्टर n वेक्टर के। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखोगे कि ये जो m वेक्टर है थीटा 90 रखने पे साइन 90 कितना होगा भाई, थीटा अगर हम लोग 90 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, साइन 90। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना है कि जो m वेक्टर होगा ये बराबर होगा किसके, लेमडा n वेक्टर के, इस केस में। और अगर थीटा जो है वो किसके बराबर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के बराबर है, तो बताओ साइन 0 तो 0 बन जाएगा, तो इस केस में m वेक्टर डॉट n वेक्टर जो है ये कितना के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछा कि बताइए एक लाइन और एक प्रूफ करके दिखाइए कि एक लाइन और एक प्लेन जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कंडीशन तुमको फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर ये पूछ देता है कि बताइए एक लाइन और एक प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, तो फिर ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, कंफ्यूजन कहाँ होगा सो समझो। देखो जब भी हम लोग प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का और लाइन का जब हम लोग लिखने जाते हैं दोनों के बीच का एंगल, तो होता क्या है कि एंगल जो हम लोग डायरेक्ट प्लेन के साथ नहीं लिख करके हम लोग इसके प्लेन के नॉर्मल के साथ लिखते हैं। एंगल जो है किसके साथ लिखते हैं, प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो जब ये एंगल जो है देखो यहाँ जब थीटा एंगल 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना, तो जो नॉर्मल होगा वो कितना डिग्री का एंगल बना लेगा, 0 डिग्री का। उसकी वजह से ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन में इसको हम लोग देख लेंगे। कार्टेशियन में क्या होगा इसको देखो, अगर इसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखे, कार्टेशियन फॉर्म, इसका अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन भी कार्टेशियन में मिलेगा। तो लाइन का इक्वेशन जो हम लोग कार्टेशियन में क्या लिखते हैं, लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बट्टा में a, y माइनस y1 बट्टे में b, z माइनस z1 और बट्टे में कितना आ जाएगा c। और प्लेन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन है, ध्यान रखो। प्लेन का इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में होगा ax प्लस by प्लस cz और प्लस में d इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। अब इन दोनों के बीच का अगर हम लोग को एंगल लिखना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकलने के लिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा ही निकालेंगे। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा। अब देखो ABC दो जगह यूज हो रहा है, तो हम लोग एक जगह A1 B1 C1 और यहाँ A2 B2 और C2 लेते रहे। अब इस केस में साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा तो वो बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2, जैसे दो प्लेन का था, प्लस C1 C2। बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ A1 A2 जो है वो क्या है, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और A2 B2 और C2 जो है ये क्या है, किसी प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो है। रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस में C2 का स्क्वायर। यही सब में बच्चा जो है कंफ्यूज करता है सबसे ज्यादा, कि पिछला में देखे कि जो A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 था, वो क्या था, दो लाइन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो था। यहाँ क्या है, A1 B1 C1 ये किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और ये किसी प्लेन पर जो नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, इसमें भी कंडीशन देख लेते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा जो है कितना बन जाए, 90 डिग्री या π/2, इसी को जो है बोलते हैं। तो इस केस में ध्यान रखना, तुमको चेक करना पड़ेगा A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 ये बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इफ थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री है, तो इस केस में ध्यान रखना है A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस में C1 C2, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस वाले में थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा कि 90 के केस में ये कैसे आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जब हम लोग एंगल निकालते हैं प्लेन का, तो एक्चुअल में हम लोग एंगल किसके साथ लेते हैं, जो प्लेन पर जो नॉर्मल होता है ना। तो जब एंगल निकालने जाओगे तो ये नॉर्मल के साथ, ये 90 जो ले रहे हो तो ये नॉर्मल के साथ 0 बना लेगा, नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा।
तो नॉर्मल के जब पैरेलल हो जाएगा तो ये कंडीशन, और इस केस में ये नॉर्मल पर 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, तो उस केस में हम लोग A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इतनी बात है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, पूरा को एकदम बढ़िया से रिवाइज कर दोगे, इसलिए कि जब नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं तो इसमें पूरा का पूरा जो भी 3D का ऑब्जेक्टिव अब तक पूछा गया है वो फिर जो है सब्जेक्टिव एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि खत्म करें, नहीं तो फिर उसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स का अलग रखना पड़ेगा और फिर 5 मार्क्स का अलग रखना पड़ेगा, इसलिए कि काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।